इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंडाइसिस लेवल पे शायद आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, लेकिन अगर आप सेक्टर और थीम वाइज देखेंगे और कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो वहाँ पे आज भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं रहा है, परफॉर्मेंस आया है। काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज आप लोगों के होंगे जहाँ के अच्छा खासा रिटर्न आज भी जनरेट हुआ है। देखिए थीम बेस्ड चल रहा है ना, जो भी थीम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए कि नहीं भाई ये अभी चलेगा वही चल रहा है, उसके कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो इंडाइसिस को देखकर परेशान नहीं होना है कि रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न बन रहा है, प्रोवाइडेड आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है। तो जानेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, रिटर्न्स के बारे में आप लोग पूछते हो, एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR रिटर्न और XIR रिटर्न। ये मैंने सैटरडे लाइव स्ट्रीम में ब्रीफली डिस्कस किया था, तो एक बार फिर से थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को ये टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना रिटर्न्स को अच्छी तरह से समझे इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हम क्या देखते हैं, अभी देखते हैं हम लोग ब्रेंट क्रूड का प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी $113 पर बैरल चल रहा है, 107.8 चल रहा था, फिर कल ऊपर गया और अभी भी ऊपर ही है। क्यों ऊपर है ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। यूएस का 10 ईयर जीसेक देखेंगे तो 4.42 के आसपास चल रहा है, थोड़ा ऊपर गया है। ये क्यों ऊपर जा रहा है ऑफ कोर्स आगे इसको मैं ब्रीफली कवर करूंगा। इंडिया का भी 10 ईयर जीसेक ऑलरेडी मैंने बताया था 7% से भी ज़्यादा चला गया है 10 ईयर जीसेक इंडिया का। तो ये सब कोई अच्छी खबर नहीं है, इसको ब्रीफली आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उसके बाद ब्रेंट क्रूड के बाद जो सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है या फिर पैरामीटर है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, वो है इंडिया का रुपी वर्सेस डॉलर कहाँ चल रहा है। 95 से ऊपर जा चुका है, 95.339 के आसपास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का मैं बता रहा हूँ। लास्ट फ्यू मंथ्स का अगर आप डेटा चेक करेंगे ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि वीकनेस कितना ज़्यादा आ रहा है। लास्ट 3 मंथ्स में अबाउट 5.5%, लास्ट 6 मंथ्स में अबाउट 7.6% के आसपास, लास्ट 1 ईयर में 13% गिरा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, और लास्ट 5 ईयर में अबाउट 29% गिरा है। देखिए यहाँ पे आप लोग हमेशा क्वेरी आता है ना कि इतना ज़्यादा गिर रहा है तो क्या परेशान होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या ये नेगेटिव है। देखिए रुपये अगर थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट कर रहा है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में गिरना ऑफ कोर्स निगेटिव है, जैसे अभी गिर रहा है ना एक साल में 12-13%, ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी बात नहीं है। 2-3% तक गिरता है तो चलता है। देखिए 10-12% पे गिरा है तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, नेगेटिव है लेकिन वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो 700 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है। तो ये हमने ये जो बफर बनाया है इसी के लिए बनाया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को हम इससे वेदर आउट कर लेंगे, इससे हम संभाल पाएंगे। पहले का बात अलग था, 1990s में जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था ना, उस समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं, बहुत कम था, इसीलिए प्रॉब्लम में आ गया था इंडियन इकोनॉमी। अभी वो प्रॉब्लम नहीं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो RBI जब चाहे काफ़ी हद तक रुपये को कंट्रोल में ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स RBI बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं ट्राई कर रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोल करें, लेकिन हाँ RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व है जिससे वो कंट्रोल में ला सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपये थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट कर रहा है, कंसर्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिप्रिसिएट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में कर रहा है, तो वहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल परेशान होने की बात है। लेकिन RBI के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर RBI चाहे, कि अगर RBI को लगे कि भाई कंट्री या इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो ऑफकोर्स उसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यहाँ देखिए रुपये के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो भाई क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम, और इंपोर्ट करेंगे तो आप डॉलर में ज़्यादातर पेमेंट करते हैं ना, तो उसके कारण प्रेशर आ रहा है। दूसरा प्रेशर आ रहा है FIIs भाग रहे हैं इंडिया से, तो इन दोनों के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार ये दोनों जो इश्यूज़ हैं थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएं तो रुपये भी पहले के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग होगा। नाउ जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तो ये सारा प्रॉब्लम आया है ना। पहले टैरिफ का प्रॉब्लम क्रिएट किया, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम, अब ये ईरान के साथ लड़ाई करके पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तो देखिए US अब प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट कर चुका है मंडे से, कल से। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मतलब क्या हुआ
कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ तो क्रॉस कर नहीं रहा है ना, पहले 100+ क्रॉस किया करता था ऑयल टैंकर्स, अब मुश्किल से 2 3 4 क्रॉस कर रहा है, कभी कभी वो भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे टैंकर्स ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले रुके हुए हैं और उसमें ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल पूरा भरा हुआ है या फिर गैस भरा हुआ है या फिर कुछ और भी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो क्रॉस कर नहीं पा रहा है। तो यूएस बोल रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब हम उसको क्रॉस कराएंगे। ईरान बोल रहा है कि क्रॉस नहीं करने देंगे और यूएस बोल रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्रॉस कराऊंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब भी क्रॉस हो रहा है, अभी भी देखने को मिला ना, एक साउथ कोरिया का शायद वहाँ से सिर्फ क्रॉस कर रहा था तो ईरान ने उस पर अटैक किया है। अब यूएस बोल रहा है कि अगर अटैक हुआ तो फिर ईरान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। अब ईरान को आप प्रॉब्लम करोगे तो फिर ईरान क्या करेगा कि आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उस पर अटैक करेगा। तो देखते हैं कहाँ पे जाता है। अभी तो यस, यूएस ने बोला कि ऐसा करेगा, अभी तक तो कोई सिग्निफिकेंट वहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा शिप्स क्रॉस करने लगे हैं, लेकिन हाँ बोला यूएस, तो लेट्स सी। तो अगर ये सीरियसली किया जाता है तो देखते हैं क्या होता है, ईरान रिटेलिएट करता है कि नहीं। तो अगर ये सब सीरियसली होने लगा, ईरान का रिटेलिएशन आया, फिर यूएस की तरफ से ईरान पे अटैक हुआ, फिर ईरान की तरफ से दो आसपास के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके एनर्जी रिसोर्सेज पे अटैक हुआ, तो मामला एस्केलेट हो सकता है, ठीक। लेकिन हाँ, जिस तरह से फ़िलहाल यूएस बिहेव कर रहा है या फिर ईरान बिहेव कर रहा है, दोनों ही नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का लड़ाई हो, चाहते हैं कि भाई स्टेटस को बना रहे या फिर इस ये जो कुछ भी चल रहा है इससे जितनी जल्दी हो सके मुक्ति मिल जाए। दोनों ही, यूएस भी बिल्कुल नहीं चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी झेल चुके हैं जो झेलना था, अब वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो अभी ये एक रिस्पाइट है कि दोनों ही पार्टी लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन यू नेवर नो ना, जो भी मैंने अभी बोला, अगर उसके कारण कुछ एस्केलेशन हुआ तो क्रूड ऑयल अगेन जो 120 130 के आसपास जाने लगेगा, उसके कारण फिर से शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट स्टॉक मार्केट्स पे फिर से प्रेशर आने लगेगा। तो ये सब हो सकता है। और देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल जो हाई प्राइसेस चल रहा है उसका नेगेटिव असर ऑलरेडी दिख रहा है। यूरो जोन का जो एनुअल इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है ना, अप्रैल मंथ का बोला जा रहा है 3% के आसपास, मार्च में था 2.6%। और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरो जोन हो गया या फिर यूएस हो गया, वो चाहते हैं इन्फ्लेशन को 2% रखना। तो 2% छोड़िए, अब यहाँ पे 3% का बात हो रहा है यूरो जोन में। तो बोला जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ इसी तरह से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि जून में यूरोपियन सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ना पड़े। अभी तक इंटरेस्ट रेट कट हो रहा था जो कि बहुत पॉजिटिव था उन लोगों के लिए, स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी थोड़ा बहुत इसीलिए आ रहा था वहाँ पे। अब इंटरेस्ट रेट अगर हाइक शुरू हो गया, पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है ना, सब फिर से नीचे चला जाएगा। इसका रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स एनर्जी प्राइसेस ना 10.9% से बढ़े हैं, 10.9%। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा नेगेटिव असर ये पड़ रहा है। तो अगर वहाँ यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगा तो यूरोपियन कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत जो ग्रोथ दिख रहा है ना वो भी चला जाएगा। उसी तरह से यूएस को आप देखिए, 10 ईयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया 4.4% क्रॉस कर चुका है। 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखेंगे यूएस का तो 5% भी क्रॉस कर गया है। तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं। इंडिया भी अगर आप देखें ना, अभी तो हम अभी तक कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम चला, देखिए मैंने बार बार बताया लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, लड़ाई करते रहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना देना है। वहाँ से अगर ये लड़ाई चले ना चले, जैसे अभी लड़ाई नहीं चल रहा है ना, सीज़ फायर, लेकिन कोई मतलब नहीं है सीज़ फायर का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, लड़ाई चलता रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुला रहे, वहाँ से आराम से अगर सिर्फ क्रॉस करते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तो ईरान ने बंद कर दिया इसको ऐसे देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है आने वाले ना 2-3 महीने और, ठीक है, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम ऑलरेडी दिखने लगेगा इंडियन इकोनॉमी पे भी। हमारा भी इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगा। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा ऊपर जाने लगा, मान लीजिए 6% से ऊपर जाने लगा, तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत आ जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी अभी इस स्थिति में है कि छोटा मोटा जो शौक है उसे हम आराम से झेल के आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना स्ट्रेंथ है इकोनॉमी पे। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को आप कई महीनों तक खींच दोगे तब प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी का एक लिमिट होता है जितना वो झेल सके। अब इसी को अगर आप 1-2 क्वार्टर तक कंटिन्यू करोगे यहाँ से, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम दिखने लगेगा। और इंडियन इकोनॉमी जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, अभी अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है ना, तो सभी जगह प्रॉब्लम आने लगेगा। इनफैक्ट 2 पॉजिटिव्स भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। ओपेक प्लस एग्री कर गया है, जो ऑयल आउटपुट है अपना वो इंक्रीज़ करने जा रहा है ना, 1,88,000 बैरल्स पर डे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ एटलीस्ट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया का, जो कि पिछले कुछ समय से मैं आपको बता रहा हूँ, वो है अर्निंग ग्रोथ।
ज़्यादातर सेक्टर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। आईटी को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, आईटी तो अभी तक जो रिजल्ट्स आया है कुछ खास आया नहीं है, और वो खैर एक्सपेक्टेड था कि भाई आईटी का शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हो सकता, वही हो रहा है। लेकिन हाँ, बाकी जगह आप देखेंगे ज़्यादातर सेक्टर्स और ज़्यादातर कंपनीज़, तो वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा आ रहा है। मैंने आप लोगों को कई महीनों से ही मैं बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इंडियन इकोनॉमी के हालात अच्छे होंगे और अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा होता जाएगा। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को इन्हें पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ही बर्बाद कर दें, पहले टैरिफ का प्रॉब्लम, अभी वॉर का प्रॉब्लम। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वॉर ज़्यादा लंबा नहीं खींचा तो इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे कंडीशन में है हम, आने वाले महीनों में इंप्रूव करेगा। लेकिन वो वॉर लंबा खींचा तब तो हम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी तक अर्निंग ग्रोथ इतना अच्छा आया है, उसके कारण स्टॉक मार्केट में आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लेकिन अगेन क्रूड ऑयल ये जो अभी 110 112 जिसको कि स्टॉक मार्केट आराम से झेल रहा है क्योंकि डिस्काउंट कर चुका है इन चीज़ों को, अगर ये ना 130 140 उस तरह के रेंज में जाने लगेगा, फिर से स्टॉक मार्केट नहीं झेल पाएगा, फिर से गिरेगा अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट फ्यू डेज़ अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर हम पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, अच्छा क्वालिटी और लॉन्ग टर्म, परेशान नहीं होना चाहिए। अभी ही कुछ दिनों में ही आप लोगों ने देखा ना कि रिटर्न्स अच्छा खासा आया है, और उम्मीद है कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ा तो यहाँ से और भी अच्छा परफॉर्मेंस आना चाहिए। उम्मीद है, होगा नहीं होगा, लेट्स सी। सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिटर्न्स। तो रिटर्न जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उस सबका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। तो ये बेसिक यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अब 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, वो 1,50,000 बन गया, 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब रिटर्न कितना आया, 50% का। तो आप तो बहुत खुश हो गए हैं कि अरे 50% का रिटर्न है, बहुत अच्छा। लेकिन आपको खुश ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 50% 1 साल में आया है या 5 साल में आया है या फिर 10 साल में आया है। हो सकता है ना, आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है 50% का रिटर्न आया, कितने टाइम पीरियड में, ये तो बताओ, उसके बिना कैसे पता चलेगा। अगर कोई बोलता है 1-2 साल में 50% रिटर्न जनरेट कर लिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बोलता है नहीं 10 साल में 50% का रिटर्न जनरेट किया, तब बोले अरे यार ये क्या रिटर्न है, ये तो अच्छा रिटर्न है नहीं। इसीलिए एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिक बोला जाता है। एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ आप वहीं पे चेक करोगे जहाँ की जो होराइज़न है, इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, वो 1 साल से कम का है, वहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न आप चेक कर सकते हो। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अगर आप चेक करने जाओ तो एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब नहीं बनता है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ कोर्स जान सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम के बारे में नहीं बताया जाता है कि टाइम पीरियड क्या है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। वहाँ आपको जानना पड़ेगा कि भाई टाइम पीरियड बताओ, तभी इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन हाँ, 1 साल से कम के लिए ऑफकोर्स एब्सोल्यूट रिटर्न जानने का मतलब बनता है। 1 साल से ऊपर आप क्या चेक करोगे, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जब भी आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आप CAGR रिटर्न चेक करोगे, 1 साल से ज़्यादा का अगर होराइज़न है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। जैसे 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख रुपया 50,000 बन गया 2 साल में मान लीजिए, तो वहाँ पे CAGR कितना बना, 22.5% पर ईयर, मतलब 22.5% का रिटर्न एवरी ईयर। देखिए ये जब CAGR आपको पता चलता है, किसी का CAGR मान लीजिए 15% है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एवरी ईयर वो 15% जनरेट करेगा। इसका ये बात हमेशा ध्यान में रखें। इसका मतलब ये, स्टॉक मार्केट है ना, अप डाउन होता है। किसी साल हो सकता है आपको 40% प्लस रिटर्न दिया हो, लेकिन हो सकता है कि इस साल -30% गिर जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एवरेज आउट करके आपको बताता है। ये नहीं कि एवरी ईयर कोई 15%, तो एवरी ईयर 15% का रिटर्न मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया, लेकिन हाँ वही लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। स्टॉक मार्केट ही है ना। CAGR आप सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए चेक करेंगे, हमेशा ध्यान में रखें। अब आप बोलेंगे SIP करता हूँ, SIP तो लमसम नहीं है, उसका कैसे चेक करूँ, तो उसके लिए होता है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आप ये चेक करेंगे। मान लीजिए आप SIP कर रहे हैं ना, 12 मंथ्स का SIP है, तो एवरी मंथ आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो पहले मंथ में आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो आप 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मंथ आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 11 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल का आप SIP कर रहे हैं तो पीरियड कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप SIRR यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे रिटर्न्स कैलकुलेट करने के। CAGR और XIR दोनों ही आपको एनुअलाइज रिटर्न बताता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको CAGR रिटर्न चेक करना है,
और जब आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आप XIRR का फॉर्मूला यूज़ करके अपना एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। सो होपफुली आपको यहाँ पे इन टर्म्स का क्लैरिटी मिल गया है। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।